देखो अगला हमारा टॉपिक है गॉस का नियम, ठीक है। अच्छा, जो होती है उस दिन बनाना बताया था कि कैसी वैद्युत बल रेखाएं होती है। जैसे धनावेश है तो इसमें बाहर की ओर निकलती हैं एकदम सीधा, ठीक है। बाकी इसको नोट्स तो लिखा ही देंगे। और ऋणावेश में भी होती है, बस दिशा इनकी उलट जाती है। तो इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं और बल रेखाएं भी कहते हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं भी होती है, वो तुम लोग हाई स्कूल में पढ़े हो कि नहीं पढ़े? अरे लग जाए तुम मत बोला करो। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो अब देखो, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं बोलते हैं कभी, याद रखना, ठीक है। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखा तो बोलते हैं, लेकिन एक होता है चुंबकीय बल रेखा, ऐसा। तो यहाँ पे चुंबकीय में बल शब्द नहीं आता, ये बात तो ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्यों नहीं आता वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं लिख सकते हो। तो इस डाउट से बचने के लिए कि दोनों का सेम नाम दे देते हैं, इसको लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा। इसको बोल देते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है। तो ये दोनों में क्षेत्र शब्द जोड़ने से दोनों में चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्षेत्र रेखा चाहे विद्युत क्षेत्र रेखा हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो। बल शब्द सिर्फ विद्युत वाले में चलेगा, चुंबकीय वाले में नहीं चलता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। बाकी जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे। अब विद्युत बल रेखाएं के कई बार पूछता है विद्युत बल रेखा, यूपी बोर्ड में हमेशा पूछता है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखो, ठीक है। तो 2 नंबर का पूछ देगा तो कम से कम 4 गुण लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम हर एक गुण में आधा आधा नंबर देगा तो 2 नंबर फुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से तुमको नंबरों के हिसाब से लिखना होता है। अगर 3 नंबर का बोल देगा तो फिर 6 गुण लिखने पड़ेंगे, ठीक। तुम्हारे यहाँ जब स्कूल में पढ़ाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं के बहुत सारा गुण लिखवाएंगे, चाहे देख लेना, ठीक है। कम से कम 6, 7, 8 लिखवाएंगे। तो सभी रटने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 6 रट लो, बहुत है, ठीक है। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 3 नंबर का 2 नंबर का है तो चाहे 8 गुण लिखो चाहे 4 लिखो, मिलेंगे 2 ही नंबर। तो ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं, टाइम लॉस का। उसके बाद जब मान लो 3 नंबर का पूछ दिया तो 6 लिख दो। हर एक गुण में 1 नंबर से ज़्यादा नहीं आधा नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। सारी उल्टा बोल गया मैं, आधा नंबर से कम नहीं देगा वो, तो ठीक है। तो 3 नंबर का तो 6 गुण लिख दो। अब इसमें है कि पहली बात तो इसके गुण लिखने में सबसे पहले तो विद्युत बल रेखा का एक तो वही लिख दो, परिभाषा की विद्युत बल रेखा होती क्या है। तो इसकी परिभाषा हम लिख के नोट्स में लिखवा देंगे, लेकिन अभी के लिए जान लो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में या ऐसे वैद्युत बल रेखा वे निष्कोण वक्र हैं जिन पर धन परीक्षण आवेश रखने पर या जिन पर धन परीक्षण आवेश रखने पर, एक सेकेंड, अब देखो पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ, नहीं तो परिभाषा नहीं समझ में आएगी। जैसे ये धनावेश है, ऋणावेश, वैद्युत बल रेखा ऐसे होती है, धनावेश से शुरू होती है, ऋणावेश में ख़त्म होती है। इस तरीके से मैं बनाया था। फिर हो सकता है इसी के अनुदेश ये आएगा, इसी के अनुदेश ये आएगा, इसी के अनुदेश ये जाएगा और इसके अनुदेश ये जाएगा, इधर वाला तो इधर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके की कहानी होती है। नहीं, इसमें उल्टा लिख दिया ये ऐसे। तो अगर मैं इस पॉइंट पे धन परीक्षण आवेश रखूँगा
तो वो क्या करेगा, इसके स्पर्शी के अनुदिश इसमें बल का अनुभव करेगा ये। ठीक है, किसी भी, मान लो मेरे पास कोई भी विद्युत बल रेखा है, ये है मेरे पास, यहाँ पे अगर कोई धनावेश रख दूँ तो इसकी स्पर्शी में खींचूँ तो ऐसे, तो इसके स्पर्शी के अनुदिश बल का अनुभव करेगा। यहाँ पे अगर रखूँगा तो यहाँ पे बल का अनुभव करेगा। तो इसको बल के अनुभव करने के बजाय यहाँ पे लिख देते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी कौन, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी विद्युत बल रेखा कोई भी हो। जैसे विद्युत बल रेखा है ये वाली, अब इस पर मैं यहाँ पे इस बिंदु पर लूँ, इसमें एक स्पर्शी खींच दूँ तो ये स्पर्शी जो होगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी या प्रदर्शित करेगी। हर एक इस विद्युत बल रेखा हर एक बिंदु के लिए उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा वहाँ पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा। हालांकि स्पर्शी की दो दिशाएं होती है, एक इधर एक इधर, तो स्पर्शी कौन सी लेंगे, जो विद्युत क्षेत्र की उसमें तीर इसीलिए दिखाया जाता है, तो तीर के अनुदिश जो होगा, तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में जाएगा। क्या हुआ, हेलो। तो अब इसको देखो, किताबों में अलग अलग तरीके से लिखता है, तुम लोग को हालांकि लिख के भेज देंगे, लेकिन विद्युत बल रेखा वो निष्कोण वक्र होती है। निष्कोण वक्र का मतलब विद्युत बल रेखा कभी ऐसे नहीं हो सकती। यहाँ पे एक शार्प पॉइंट आ रहा है या तीखा पॉइंट आ रहा है, समझ गए, तो ये हमेशा निष्कोण वक्र होती है कि कहीं पे कोण नहीं बनेगा। ठीक है, एक चिकना वक्र भी बोलते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं वो निष्कोण वक्र या चिकना वक्र होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो एक तो ये परिभाषा रटनी पड़ेगी क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो जाएगी। तो एक पॉइंट में तो विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा लिख दोगे, वही हो जाएगा। फिर अब जैसे मैंने एक फिगर बनाया था ये वाला, इसी को देख के 3-4 ठो गुण बना सकते हो। ठीक है, हालांकि रट भी लेना, रटा रहेगा तो बेहतर है, नहीं रटा है तो क्या है, जब कुछ नहीं रटा तो फिगर बना के। तो विद्युत बल रेखा हमेशा धनावेश से निकलती है, नंबर एक ये हो गया, ये उत्पन्न होती है। नंबर 2, ऋणावेश पे आके खत्म, ऋणावेश पे आके हमेशा समाप्त होती है। ठीक, विद्युत बल रेखा धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। 2 हो गया। नंबर 3 ये हो जाएगा कि विद्युत बल रेखा किसी एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ऐसा नहीं है कि विद्युत बल रेखा एक ऐसे गई या एक ऐसे निकल जाए, यहाँ पे काट दे, समझ गए, ये वाला पॉइंट कभी नहीं मिलेगा। या विद्युत बल रेखा एक ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे चली जाए, ये असंभव होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत यूनिक पॉइंट है। कोई भी क्षेत्र रेखा हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो, चाहे विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा हो, चाहे गुरुत्वीय क्षेत्र रेखा हो, कोई भी रेखा हो, कभी एक दूसरे को, जितनी भी क्षेत्र रेखाएं होती हैं कभी नहीं कट करती, ध्यान देना। तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो एक तो परिभाषा हो गई, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगी, धनावेश से निकलती हैं, खत्म, एक नंबर खत्म। ऋणावेश पे समाप्त होती है, अगला नंबर हो गया। फिर एक दूसरे को काटती नहीं, 4 ठो हो गए। ठीक है, अगर और भी लिखने की कोशिश कर रहे हो तो देखो, ये वाली तो असंभव है केस, ये एक दूसरे के पैरेलल चलने पर दूर होने की कोशिश करती है। जैसे चुंबकीय रेखाएं हैं, ठीक है, एक दूसरे के, देखो, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है। ठीक, तनी हुई रस्सी के तरीके, देखो जैसे तनी हुई रस्सी है ना, नंबर 1 बात। एक तो ये हो गई। दूसरा एक बहुत फिट है, ये हो गए, 4 हो गए। 5वें में मैं एक ये लिख सकता हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ठीक,
ये बात लिख सकते हो। ठीक है, अरे बहुत चीज़ें बनती हैं। एक चीज़ मैं ये भी लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, कि बढ़ते हुए चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चलने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी घटती रहती है, और घटते हुए चुंबकीय क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलने पर क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ती रहेगी। समझ गए? इधर से इधर चलने पर क्या रहा है, वैद्युत क्षेत्र घट रहा है। यहाँ पे इस दिशा में चलने पर, यहाँ पे इस दिशा में चलने पर क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। तो ये तो बहुत सारा बनता है। ठीक है, अब तुम्हारे में तो हो गए 2 ठो ये एडिशनल हो सर गए। एक बार फिर से बता सर एक बार फिर से बता दीजिए। कहाँ? वैद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? जैसे मान लो कि ये तुम देखे होगे बल्ब से लाइट निकलती है, देखा है कि नहीं? हेलो, जैसे कोई ऐसे बल्ब हो, ऐसे 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 लाइट निकलती है कि नहीं चारों तरफ? क्यों कोई बोल ही नहीं रहा? बल्ब देखे नहीं मुझे लगता है। तो ये जो लाइट निकलती है, जितना लाइट यहाँ से निकलती है, मान लो यहाँ से x यूनिट निकलती है लाइट, या मान लो 100 यूनिट, तो जितनी लाइट यहाँ से निकलेगी थोड़ी दूर पे जाके आके इसको कवर कर लोगे। मैं यहाँ पे कवर कर दूँ उसको, इतनी दूरी पे एक तो कपड़े कवर लगा दूँ चारों तरफ से, मतलब हर एक ऊपर नीचे आगे एक कवर ऐसे सरफेस लगा दो, तो उसमें लाइट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्यों? और मैं उस कवर को हटा दूँ या यहाँ पे लगा दूँ, तब भी लाइट पड़ेगी। लाइट की तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन लाइट जितनी भी रहेगी इसमें भी सेम उतनी ही लाइट आएगी, 100 यूनिट की। ठीक है, 100 यूनिट लाइट ही रहेगी, बस उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, तो एरिया तो ज़्यादा है, तो उसका जो एनर्जी पूरा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अगर 100 यूनिट अगर एनर्जी होगी तो यहाँ पे भी 100 यूनिट एनर्जी ही मिलेगी। ठीक है, यस सर। अगर हम जो भी लाइट एनर्जी है उसकी बात करें तो क्या है कि तो इसी तरीके से हमारा फ्लक्स होता है। ठीक है, जैसे क्या तुम लोग मोबाइल से जब फ़ोटो लेते हो तो कई बार उसका जो होता है ना मोबाइल का, ऑन कर देते हो फ्लक्स, तो उससे जब खच से आवाज़ बड़े फ्लक्स निकलता है वाइट सा, देखा है कि नहीं? कभी मोबाइल वगैरह चलाने में देखा है कि नहीं? वो जो है उसको फ्लक्स ही फेंकता है। ठीक है, तो उसी टाइप का वो है कि एक ही बार फ्लक्स फेंकता है, वो फेंक के बंद कर देता है। यहाँ पे क्या है, बल्ब लगातार फ्लक्स फेंकता रहता है, तो बल्ब से जो लाइट निकलती है हमको दिख जाती है, लाइट का इफेक्ट दिख जाता है। लाइट कैसे भी किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर हम वैद्युत क्षेत्र को तो हम नहीं देख सकते, हमारी आँख नहीं देख सकती, लेकिन वो होता तो है ही है। ठीक है, तो उसी टाइप से एक फ्लक्स निकलता है वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो अब वो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे जैसे उससे दूर जाएगा वो कम होता जाता है। जैसे तुम लाइट का बल्ब है, बल्ब के आसपास करीब देखते हो तो बड़ा प्रकाश ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता है, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे प्रकाश की तीव्रता कम होती जाती है। तो यहाँ पे तो हो सकता है कि तुम किताब पढ़ लो, यहाँ पे किताब भी ना पढ़ पाओ, ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? हेलो, तो जैसे मोबाइल से ही लाइट डालते हो तो देखते होगे, टॉर्च वगैरह जब यूज करते हो तो नज़दीक जब ले जाते हो तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, दूर तो होता क्या है कि अभी ये मान लो कि इतना बड़ा एरिया है ये जैसे, ठीक है, यहाँ पे भी उतने बड़ा एरिया ले लोगे, तो अब यहाँ से कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा जैसे ऐसे निकल रही होगी। ठीक है, तो इसमें तो ये तीनों आ गई, लेकिन इसको और आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इससे पार हो रही है, तो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व तो कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व तो कम होता जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती जाती है। ठीक है, वैसे भी तो ये रिलेटिव हम देखते हैं हमेशा, अपेक्षिक मान वैद्युत बल रेखाओं का।
अब विद्युत बल रेखाएं जो यहाँ से चली हैं उनको आगे ही बढ़ा के एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि किस में कम पड़ रही, किस में ज़्यादा पड़ रही हैं। तो यहाँ पे दोनों का एरिया इनका, अगर दोनों का एरिया ए है तो इसमें एक ही आ रही, इसमें 3 आ रही। इस वजह से यहाँ पे वैद्युत बल रेखा सारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। और पहली बात, इनके बीच का गैप बढ़ रहा है, उससे भी पता चल जाएगा वैद्युत क्षेत्र घट रहा है। वैसे प्रकाश की तीव्रता भी घटती है। तो जो पास में होता है, अब देखो, लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं एक ठो पूरा इसको कवर कर दूं, एक यहाँ पे पूरा कवर कर दूं ये, तो ये क्या करेगा, यहाँ का क्षेत्र की तीव्रता तो कम है लेकिन एरिया ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे तीव्रता ज़्यादा है लेकिन एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया। तो पूरा जब कवर करके ऐसे कवर कर लोगे, एरिया का मल्टीप्लाई कर दोगे क्षेत्र के साथ, तो जो फ्लक्स मिलेगा, यहाँ पे बड़ा वाला कवर करके और उसको क्षेत्र की तीव्रता के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, समझ गए। तो जब उतनी ही चीज़ बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो उसका इफेक्ट कम दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, बताओ, बोलो, हेलो। जैसे तुम कलर लो, कलर, ठीक है, कलर का पाउडर लो, कोई कलर का, ठीक है। कलर नहीं है तो आटा ले लो, इतना आटा ले लो, उसको इतने एरिया में फैलाओ, इतने एरिया में फैलाओ, ठीक है। आटा दोनों में सेम ले लो, दोनों में 100-100 ग्राम आटा ले, 50-50 ग्राम ले लो। इसमें फैलाओगे तो आटा का इंटेंसिटी वो घनत्व तो ज़्यादा होगा, एरिया घनत्व। इसमें कम होगा कि नहीं, फिक्का आएगा कि नहीं। जैसे कलर होता है, 10 ग्राम कलर यहाँ पे लो, 10 ग्राम कलर यहाँ पे लो, इसमें कलर करोगे गाढ़ा आएगा, इसमें फिक्का आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र का कम और ज़्यादा होना गाढ़ा और फिक्का जैसा है, समझ गए। जैसे प्रकाश बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, बहुत ज़्यादा फीका प्रकाश हो, कमज़ोर प्रकाश होगा तो उसमें चीज़ें दिखेंगी नहीं तुम्हें। जैसे क्या, लाइट चंद्रमा से भी आती है लेकिन उसमें पढ़ना मुश्किल होता है कि नहीं होता है, क्यों? लेकिन सूर्य की लाइट में पढ़ लेते हो क्योंकि उसकी तीव्रता ज़्यादा होती। तो अब क्या है कि इसमें जो है, इसमें तीव्रता ज़्यादा है, एरिया कम है। यहाँ पे इसकी तीव्रता मान लो ये E1 है और A1 है, ये E2 है और A2 है। इसकी क्या होगी, इसकी तीव्रता ज़्यादा है, सॉरी तीव्रता कम है लेकिन एरिया ज़्यादा है। दोनों का गुणनफल हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है, बराबर होगा। तो फ्लक्स लगभग दोनों में इक्वल रहेगा, ठीक है। क्यों कब रहेगा वो डिपेंड करेगा, समझ गए। तो हम इनको ऐसे भी दिखाते हैं, जैसे एक एरिया ये हो गया और यहाँ पे हमारा सोर्स है जो फ्लक्स फेंक रहा है, तो इसके अनुदिश ये है। अब इन्हीं दोनों रेखाओं से कितने भी हम यहाँ पे एरिया कंसीडर कर लें, ठीक है, ले ले, इन सब से बराबर फ्लक्स ही जाएगा हमेशा, समझ गए, ठीक। तो इनके अंदर से कितनी भी रेखा डालो, तो यहाँ से 3 ठो निकलेगी, तो इसमें भी 3 गई, इसमें भी 3 गई, इसमें भी 3 गई, ठीक। ऐसा मत कर देना कि वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसको पीछे भी बढ़ाना पड़ेगा, पीछे बढ़ के यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया। अगर ये धन आवेश है तो इस दिशा में जाएगा, समझ गए। तो वैद्युत बल रेखा को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, पीछे भी बढ़ाना पड़ेगा, बीच से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये कहानी होती है। तो यहीं से हमें एक चीज़ की उत्पत्ति होती है कि हम कैसी चीज़ें लें, तो ये इसको बोलते हैं घन कोण, समझ गए। घन कोण एक कोन जैसे होता है, कोन जिसमें आइसक्रीम वगैरह खाते होगे, देखा है कि नहीं, आइसक्रीम वगैरह जिसमें खाते हो, जैसे ऐसे कोन होता है कि नहीं। आइसक्रीम नहीं खाए होगे तो वो तो खाए ही होगे, लाई वाई बढ़िया बुरबुरा बना के। ये जो शादी में है भैया, गलती से मत काम करना, ठीक है, वो माइक अपना। तो ये
ये वाला जो पोर्शन होता है इसको घनकोण बोलते हैं, ठीक है। घनकोण के लिए मैं और भी बता रहा हूँ तुम, चलो इसको एक बार और बता देते हैं क्योंकि रिकॉर्ड हुआ नहीं था। तो मैं ये कह रहा था कि वृत्त जो होता है एक सिंपली एक रस्सी लो, ये जैसे ये रस्सी है, इस रस्सी को मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाके इसके दूसरे सिरे से जोड़ दूँगा, इसको वृत्ताकार एरिया दे दूँगा, वृत्ताकार ऐसे बढ़िया दे दूँगा शेप, तो ये एक वृत्त बनेगा। अगर मैं कपड़ा लूँ और कपड़े को एक ठोस गेंद के तरीके, मतलब एक गेंद का शेप दे दूँ, ठीक है, तो वो इस तरीके से बनेगा। अब चूँकि वो यहाँ पे दिख नहीं सकता, इसको अगर मैं काट के देखता तो ये वाला जो है इस तरीके से बनता ऐसे। अगर आधा काट देता, आधा ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो इस तरीके से तरबूज टाइप से बनता कि नहीं बनता, क्यों? इसका सेंटर यहाँ पे होता। अब तो समझ में आ रहा होगा, यस। ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसका ये यहाँ पे ये वाले का इसका ये आधा पोर्शन है, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगा मैं, इसके सेंटर से कोई एरिया इसके सरफेस में लूँगा, एक वृत्ताकार एरिया ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे उसे पेन से मैं बना लूँ कोई शेप, ठीक है, और उसको सेंटर से मिला दूँ, ठीक। सेंटर से मिला लूँगा तो इसको काट के अगर निकालना चाहूँ मैं, इस वाले पॉइंट यहाँ पे ये वाला जो मैंने वृत्ताकार एरिया माना है, इसको हर एक पॉइंट को मैं यहाँ से मिला लूँ सेंटर से, और उसी के अनुदिश बढ़िया इसको कोई ऐसा मेरे पास कोई यंत्र हो, उसको काट के ऐसे निकाल लूँ चाकू से, तो कैसा आकार निकलेगा, इस तरीके का आकार निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये एक प्रकार से कोन टाइप का निकलता है, ठीक है। कोन के ऊपर ये वृत्त की सरफेस होगी, ठीक है। तो वही इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप क्या हो गया एस और त्रिज्या आर हो गया। यहाँ पे क्या होता है ओमेगा, इसको बोलते हैं कोण। वृत्त के लिए कोण शब्द यूज होता है, और गोला के लिए क्या यूज होता है, घन कोण। घन कोण, घन कोण शब्द यूज होगा यहाँ पे, और इसका मात्रक होता है रेडियन। रेडियन हिंदी में लिख देना रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो इस एरिया को क्या करूँगा मैं, ये वाला जो एरिया कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला एरिया अपान में जितनी भी इसकी त्रिज्या होगी उसके स्क्वायर से भाग दे देते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी उसी को बोलते हैं घन कोण। ये हमेशा यहाँ के लिए भी सेम वैल्यू आएगी, यहाँ के लिए भी सेम वैल्यू आएगी, हर जगह के लिए सेम सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो, चाहे ये यहाँ पे मैं लाइन खींचूँ या यहाँ पे खींचूँ, हर एक कोण सेम ही होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण आगे जाके नापोगे तो बदल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे घन कोण का जो वैल्यू आएगी हमेशा सेम आएगी, चाहे यहाँ से नाप लो, चाहे यहाँ से कहीं से भी। इतना एरिया लो, त्रिज्या के स्क्वायर का भाग दे दो, इतना एरिया ले लो, त्रिज्या के स्क्वायर का भाग दे दो, इतना एरिया ले लो, त्रिज्या के स्क्वायर का। अगर पहले नज़दीक ले लोगे तो त्रिज्या भी तो छोटी ही मिलेगी, एरिया कम तो त्रिज्या कम, कुल मिला के भाग देने पे दोनों सेम सेम आ जाएगा। इसी को बोलते हैं घन कोण। अगर इसको डेल्टा मानोगे तो डेल्टा ए हो जाएगा, त्रिज्या तो कोई बात नहीं, इसको फिर डेल्टा ओमेगा बोल देंगे, ठीक। तो इस तरीके से घन कोण का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ से घन कोण पढ़ने से हमको फ़ायदा क्या मिला, यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से जो जितना भी फ्लक्स निकलेगा आगे भी उतना ही निकलेगा, फ्लक्स कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा, समझ गए। तो किसी का मर्जी हुआ वो इसके अनुदिश फ्लक्स चेक करना चाहता है तो क्या करेगा, यहाँ पे अगर फ्लक्स उसने चेक कर लिया कि कितना मिल रहा है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी होगी और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लेगा, एरिया जो भी होगा, जो भी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे यहाँ का एरिया कंसीडर करे वो, यहाँ का ये वाला एरिया, ठीक है। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जितनी भी तीव्रता, यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा तीव्रता होगी और यहाँ पे एरिया थोड़ा कम होगा, ठीक है। दोनों को गुणा करेगा फिर से इतना ही आ जाएगा। इसको अगर मैं E1 A1 मानूँ, इसको E2 A2 मानूँ, तो हमेशा E1 A1 इक्वल टू E2 A2 रहेगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी को बोलते हैं फ्लक्स, ठीक। तो फ्लक्स बल्ब से भी निकलता है, तो फ्लक्स जो है जो निकलता है वो हमेशा घन कोण के अनुदिश अपरिवर्तित रहता है, घन कोण के अनुदिश हमेशा समान रहता है, ठीक।
अगर किसी ठोस गोलाकार स्रोत से फ्लक्स निकल रहा है तो, ठीक है। अगर कोई लीनियर स्रोत है, जैसे तुम लोगों के घरों में रॉड वगैरह जलती रहती है, ट्यूबलाइट देखा है कि नहीं, उसकी कहानी अलग होगी, ठीक है। उसमें अलग वो होता है फ्लक्स के निकलने का तरीका, ठीक है, उसको अलग पढ़ाएंगे हम। अभी तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था। जैसे ये तुम लोग के यहाँ ट्यूबलाइट होती है लंबी वाली, 1 मीटर की रॉड होती है, ठीक है, उससे ऐसे ऐसे फ्लक्स निकलता है, देखा है कि नहीं। तो एक तो वो उस तरीके की कहानी हो गई। कभी कभी पूरी प्लेट ही, जैसे प्लेट है गर्म है, उससे फ्लक्स निकलेगा, इस तरीके की प्लेट्स होती हैं, उनसे जो फ्लक्स निकलेगा। अब कागज़ के तर में बना पाना तो मुश्किल बात है, लेकिन कागज़ में ही बना के दिखाएंगे जब आगे आएगा, ठीक है। तो उस तरीके की, जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, कोई क्या करे, प्लेट मान लो कि तुम्हारा बल्ब सोच लो प्लेट नुमा हो, बल्ब प्लेट नुमा में हो, इधर से भी लाइट फेंक रहा है, इधर से भी लाइट फेंक रहा है, इधर से इधर को, तो यहाँ से पूरी लाइट जो निकलेगी आराम से निकलती रहेगी, ठीक है। तो उसकी तीव्रता में यहाँ पे घन कोण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी घन कोण वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। घन कोण वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ उसी में लगेगा जो गोलाकार स्रोत होगा, ठीक है। यहाँ के लिए अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो इसके लिए भी आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम उसमें फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या था, एक तो कॉन्सेप्ट आता है कि गॉस की प्रमेय। गॉस क्या कहता है, गॉस की प्रमेय में अभी थोड़ा सा बता के छोड़ देते हैं। गॉस ये कहते हैं कि अगर कोई आवेश है, मान लो ये आवेश है, ठीक है, ये धनावेश, तो इसको मैं कवर कर दूँ। जैसे मेरे कवर करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, मेरे कवर करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि एकदम बीचों बीच में आवेश आ जाए, या ये आवेश सेंटर में न रहे, इधर उधर कहीं भी रहे, समझ गए। तो किसी भी तरीके से तुम कवर करो, कवर करने के बाद जो इससे फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, जो भी फ्लक्स निकलेगा उसको क्या करो, जहाँ पे जो फ्लक्स मिले, यहाँ पे जैसे कुछ फ्लक्स मिला, यहाँ पे जो भी फ्लक्स मिले, या यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उस तीव्रता का यहाँ के एरिया से गुणा कर लो, यहाँ वाले का कर लो, ऐसे भी पूरे एरिया को छोटे छोटे भागों में तोड़ लो, और कुल मिला करके वैद्युत क्षेत्र जहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे ये वाले में तो हर जगह तो वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा, क्योंकि ये सेंटर में ही है, तो वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान रहेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में कुल एरिया का गुणा कर देंगे, हर जगह ई ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हर जगह वैद्युत क्षेत्र ई रहेगा, क्योंकि ये एक सेंटर में रखा हुआ धनावेश। अब सब बराबर दूरी पर रहेंगे, आर दूरी पर रहेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र समान आएगा। तो यहाँ पे यहाँ का जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई। वैसे तो वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट डी एस मतलब एरिया। तो ये डॉट वाट का भी मैं कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहता, अभी बाद में बता दूंगा इसको। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र गुणे एरिया। अब हर जगह तो वैसे तो क्या हो गया, यहाँ का एरिया मान लो A1 है, यहाँ का A2 है, यहाँ का A3 है, डैश यहाँ पे AN आ जाएगा, ठीक है। तो सबको जोड़े, हम क्या करें, फाई बराबर E1 EA1 प्लस में EA2 दैट। अब जब हर जगह वैद्युत क्षेत्र बराबर ही है, तो फाई बराबर में E गुणे में A1 प्लस A2 प्लस A3 जो भी करेंगे, तो फाई बराबर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, पूरा इसका पूरा एरिया कितना होगा, 4 पाई R का स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये कैसे केसेज होते हैं, सममित वाले, सिमेट्री वाले। तो जितने भी हम सवाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब सिमेट्री वाले रहेंगे। अनसिमेट्री की थ्योरी सिर्फ पढ़ाई जाती है, असम्मित बोलते हैं इनको। इनको कैलकुलेट करना भी नहीं संभव है, और न भी इसमें सवाल बनेगा। अब बनेगा भी तो कुछ ना कुछ हिंट दे देता है, तो उससे बन जाता है सवाल, ठीक है। तो जितने भी सवाल बनेंगे तुम्हारे सिमेट्री वाले बनेंगे, सम्मिति वाले बनेंगे कि, और असम्मित वाले सवाल कभी जल्दी से बनते नहीं हैं। अगर बनेगा भी तो कुछ ना कुछ उसमें हिंट देगा साल होने लायक। तो असम्मित का सवाल तो यूपी बोर्ड में न कभी आया है न आएगा, ठीक है।
असम्मित का सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है बस। बाकी सब सम्मित वाले आते तो सम्मित वाले भी पढ़ा देते हैं। सम्मित का मतलब होता है जैसे तुम्हारी बॉडी जो होती है, सम्मित का मतलब समझो जैसे कि इसके सेंटर में अगर धनावेश रखा है तो हर जगह पे बराबर बराबर वैद्युत क्षेत्र मिल रहा है, समझ गए, इसके हर एक पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से किसी भी पॉइंट में चले जाओ उसके गोले के, इस तरीके के केसों को सम्मित बोलते हैं। असम्मित का मतलब क्या हो गया? असम्मित का मतलब हो गया यहाँ पे तुम्हारा धनावेश रखा है तो यहाँ पे तो वैद्युत क्षेत्र कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, कम होता चला जाएगा, यहाँ पे सबसे कम, फिर बढ़ने लगेगा, समझ गए। तो ऐसे केसेस में वैद्युत क्षेत्र लगातार बदल रहा है, तो यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, फिर एरिया, ऐसा कैलकुलेशन संभव होता नहीं है, ठीक है। खैर चलो, तो ये बात हो गई। अब इससे रिलेटेड कल हम तुमको पढ़ाएंगे